मेरा बॉस एक डेविल था। मैं अब अपने कमरे में थी, तभी वह कमरे के अंदर आ गया और मुझे काफी गुस्से के साथ चूमने लगा। किस हक से तुम मुझे चूम रहे हो? कौन हो तुम मेरे? मैं चीखी और उसके सीने में हाथ रखकर उसे अपने से दूर किया। मैं उसके बच्चों की नैनी थी। अरबपति ऋषभ मल्होत्रा के बच्चों को पाल रही थी, पर उनके पिता से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं चीखी। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बस तुम देखती जाओ। उसने मुझे चेतावनी दी। यह सुनकर मैं बिल्कुल घबरा गई। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, 1 साल के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, उसने प्रस्ताव रखा। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं पूछी। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी पत्नी बनो। आगे कोई बहस मत करना, अब चलो चुपचाप सो जाओ, वह कहा और मैं जल्दी से बाहर जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे साथ सोगी तुम? क्या? मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगी? मैं काफी अवाक होकर कही। जाने मन तुमने ऋषभ मल्होत्रा की नफरत नहीं देखी है? उसकी धमकी से मैं चुपचाप बिस्तर के पास आकर लेट गई और वह मेरे पास आकर सोकर कंबल खींच लिया। पर हमें नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रही थी। उसने मेरे साथ इतना रूखा बर्ताव किया कि जब से उसने मुझे अपने बच्चों की नैनी बनाया। मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मुझे नहीं पता कई बार उसने गुस्से से मुझे क्यों चूमा। मेरी पहली किस उसने चुरा ली, जबकि वह अपनी मरी हुई पत्नी सुनैना से प्यार करता है। फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मेरी जिंदगी को यूं क्यों उलझा दिया? मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि वह उठकर बैठ गया। जिया मेरी बात सुनो, उसने कहा। मैं उठकर बैठ गई। मेरी आंखों में देखा, कहा आई एम सो सॉरी। मैं सवाल पूछने की दृष्टि से उसे देख रही थी। बस मुझे बुरा लग रहा है। क्या सुलह करने के लिए तुम्हें किस कर सकता हूँ? उसने इजाजत मांगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। घबराहट से मैं अपने होंठ काटने लगी। उसने मुझे अपने करीब किया और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ देर चुमने के बाद वह मुझे अपने करीब किया और पकड़कर चैन की नींद सो गया। क्या मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी चाहिए? अगले दिन ऋषभ ने कहा, मेरे पास एक प्रपोजल है। अगर तुम मान गई तो बहुत अच्छा होगा, और अगर तुमने इनकार किया तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। मुझे पता है यह एक अरबपति है, मेरी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने में इसे वक्त नहीं लगेगा। पहले भी मेरी माँ का इलाज कर चुका है, मेरे स्कूल की नौकरी छीन ली थी और मुझे अपने बच्चों की नैनी बनाया। मैं इसे कभी क्रॉस नहीं कर सकती। तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो गांठ गले में बन रही थी उसे निगलते हुए पूछी। तुमसे शादी, उसने ऐलान किया। मुझे लगा था कल रात यह गुस्से में कहा था, पर आज भी वही कह रहा है। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माफ करना, क्या कहा तुमने? मैं घबराहट में पूछी। मैंने कहा हम दोनों शादी करेंगे पुरोहित की उपस्थिति में। क्या तुम्हारे दिमाग में घुसा? इस तरह से मेरे दोनों बच्चों को माँ का प्यार भी मिलेगा और तुम्हें मेरा उपाधि भी मल्होत्रा, जिससे तुम्हें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तुम बच्चों की माँ बनोगी, जैसे कि तुम नौकरी के पहले दिन से कर रही हो। मेरा सुझाव है जिया श्रीवास्तव, तुम हाँ कर दो, वह कहा। मैं बिल्कुल घबरा कर अपना सर हिलाई। नहीं नहीं, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, हम शादी नहीं कर सकते, मैंने कहा। क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जवाब दी। अच्छी बात है, सुनैना के गुजरने के बाद मैं भी किसी औरत के करीब नहीं गया, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, अपना फैसला सुना देना, उसने कहा। इन 2 दिनों में उसके बच्चे को संभाली। मैं बेहद परेशान थी। मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह एक समझौता मात्र है। उसे बस अपने बच्चों की माँ चाहिए। 2 दिन बीत गए थे, मैं कोई फैसला नहीं ले पाई थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, बच्चों को सुला दिया था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही खोली, मेरे सामने वो डेविल खड़ा था। मैं उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लगभग सफल हो गई थी। वह मुझे ज्यादा ताकतवर था। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? दरवाजा को धक्का देकर वह अंदर आते हुए कहा। मैं बिल्कुल बेबस होकर उसे देख रही थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सोचा बस साल भर डेविल को झेलना है। जल्दी हमारी शादी हो गई। ऋषभ की माँ और बच्चे बहुत खुश थे, पर मेरा दिमाग बिल्कुल ही धुंधला था। घर पर आकर मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया, पर अपने कमरे तक आकर मुझे एहसास हुआ आखिर क्या गलत है। मैं कमरों के बीचों बीच गई और अपने ब्लाउज के बटन को खोलने की कोशिश की। जल्दी एहसास हुआ यह इतना आसान नहीं। ब्लाउज के पीछे जाने कितने बटन लगे हुए थे। इसे बिना किसी के मदद से उतारा नहीं जा सकता। क्या सोचकर मैंने यह ब्लाउज खरीदा? मैं मन ही मन सोचने लगी। मैं गुस्से से चिल्लाने लगी, किसने मेरी प्यारी पत्नी को इतना परेशान किया? पीछे से एक आवाज आई। जब मैं मुड़ी, मैं सदमे में थी जब एक मजबूत सीने से टकराई। वह कमरे के अंदर आकर मेरे पीछे खड़ा था। उसके एक बाजू को मोड़कर मेरे कमर को पकड़ लिया। हमारे बीच में जो थोड़ी सी दूरी बची हुई थी उसे मिटा दिया। अब मैं उसकी आंखों में देखने लगी, आधे सदमे में आधे झुंझलाहट में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लगभग हकलाते हुए कही।
मैं अपने कमरे में जा रहा था जब अपनी प्यारी पत्नी को किसी को कोसते हुए सुना या किसी चीज को वो मुझे देखते हुए कहा, मेरे ब्लाउज के बटन नहीं खोल पा रही और नौकरानी चली गई है। मैंने कहा। तब मुझे एहसास हुआ उसके हाथ अभी मेरे कमर पर थे और ऐसी दृष्टि से मुझे देख रहा था। मेरी सांसें गले में अटक गई और फिर उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। तुम मेरे इतने करीब क्यों खड़े हो? मैं अपना एक हाथ उसके सीने में रखकर उसके पकड़ से छूटने की कोशिश की। नौकरानी रात को घर चली जाती है, तुम जानती हो। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें मुझसे मांग सकती हो। वह कहा, नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने कहा, उम्मीद करने लगी वह मुझे जल्दी छोड़ दे। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम यह जंग पहले ही हार चुकी हो? उस बटन के साथ वह अपना हाथ मुझसे दूर ट्राउजर के पॉकेट में डालता हुआ कहा। उसने अपनी जैकेट उतारी और तब मुझे नजर आया। उसके शर्ट को मैं गौर से देखने लगी। उसके मसल साफ पता लग रहे थे। मैं जल्दी से नजरें हटा ली। मैं एक कैंची ढूंढ रही थी। मैंने कहा, इस खूबसूरत ब्लाउज को तुम कैंची से काट दोगी? एक कदम मेरे करीब लेते हुए कहा, जिससे मैं एक कदम जल्दी से पीछे ली और वह अपनी जगह पर रुक गया। अगर तुम इस ब्लाउज के टुकड़े में काटोगी तो नौकर सुबह साफ करने आएंगे, क्या सोचेंगे? वह कुटिल मुस्कान देते हुए कहा, जिससे मैं आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगी। जब इसका मतलब समझ आया, जब एक कदम वह मेरे करीब लिया और मुझे पीछे जाने का मौका नहीं मिला, उसने मेरे कंधे को पकड़ लिया और मुझे उल्टा घुमा दिया। अब मेरी पीठ उसके सीने से स्पर्श हो रही थी। हमारी आंखें शीशे में एक दूसरे से मिली। अपने हाथ मेरे पीठ के पास लेकर आया और ब्लाउज की डोरी को खींच दी। उसकी इस हरकत से मैं कांप उठी। जब उसकी उंगलियों का स्पर्श मैंने अपनी पीठ में महसूस किया। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें एक अच्छी पत्नी की एक्टिंग करनी होगी। तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगी, समझ गई? वो शीशे में देखते हुए हुक्म चलाया और पहला बटन खोला। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाती हूँ। मैं विरोध की। वाह, तुम ऐसा ही कर रही हो। और एक चीज याद रखना, कपल के रूप में लोगों के सामने हमें एक दूसरों का हाथ पकड़ना पड़ सकता है। उसने कहा। मैं विरोध करना चाहती थी पर अपना सर हिलाई जब वह दूसरे बटन खोल रहा था। चाहे मैं कितना भी इनकार करूं, पर उसके स्पर्श से मेरे अंदर कुछ होने लगा था, जैसे मेरे पेट में सैकड़ों तितलियां नाच रही हों। दूसरा बटन खोलने के बाद मैं उसकी उंगली को महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे नीचे चला रहा था। मेरी सांसें बिल्कुल रुक गई। एहसास हुआ खून सर से पांव तक दौड़ रहा है। वह झुककर तीसरा बटन खोलने लगा। मेरे गाल और कान में बिल्कुल आग लग गई। मैंने अपने निचले होंठ को झट से काट लिया कि अपना ध्यान भटका सकूं। तीसरा बटन खोलकर वह आगे बढ़ा। मेरी नब्ज बेहद तेज हो गई। जिस तरह से वह मेरी पीठ को छू रहा था, मैं लगभग कराहने लगी। क्या हुआ? वो धीरे से पूछा, पर मेरे शब्द कहीं खो गए। बस ठंड लग रही है, मैंने कहा। शायद खिड़की खुली रह गई होगी। पर सारी खिड़कियां बंद है। वो हंसते हुए कहा, इसे कितना घंटा लगेगा सारे बटन खोलने में? जब वो आखिरी बटन तक पहुंचा, मैं उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे एक पल को मैं डर गई, दूसरे पल काफी उत्साह होने लगा। झट से मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। इससे पहले कि ब्लाउज खुलकर नीचे गिरती, मैंने अपने हाथ से उसे संभाला। थैंक यू, अब मैं संभाल लूंगी, मैं कही। उसने अपना सर हिलाया पर 1 इंच भी नहीं हिला। मैं सोचने लगी, अभी वह यहाँ पर क्यों खड़ा है? मैंने सोचा उसकी आंखों में देखती हूँ, पर वह बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि मैं उन आंखों में खो गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह मुड़ गया और जाने को तैयार था। मैं गहरी सांस भरी, शीशे की तरफ दोबारा मुड़ गई, लेकिन अगले ही पल जो मैं जानती हूँ, वह मेरे कमर में हाथ रखा और मुझे अपने करीब किया और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं उसे दूर करने की कोशिश की, एक हाथ से, दूसरे हाथ से अपने ब्लाउज को पकड़ी हुई थी। वह मुझे अपने करीब करता गया, अपनी जीभ मेरे मुंह के अंदर डाला। वह मेरे स्वाद में बिल्कुल खो गया। तीसरी चीज तुम्हें याद रखना होगा, कपल के रूप में हमें एक दूसरे को किस करना होगा और तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, उसने कहा। मैं उसकी ओर देखी, बिल्कुल निर्बाक थी। मेरा दिल इस वक्त बहुत ज्यादा काम कर रहा था। तुम मेरे शब्द खो गए। बहुत कमाल का हूँ, उसने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। गुड नाइट कहता हुआ वह मुड़ गया और कमरा बंद करके चला गया। फिर मुझे समझ आया, जब शीशे में वह देख रहा था, वह मेरी खुली पीठ को देख रहा था। घटिया आदमी। कहानी ऋषभ की जुबानी। मेरी पहली पत्नी सुनैना की मौत के बाद मेरे बच्चों को संभालना और अपना कारोबार देखना, इन सब के बीच में मैं पिस रहा था। मैंने जिया को अपने बच्चों की नैनी बना दिया, पर जाने उसमें ऐसी कौन सी बात थी? मेरे बच्चों में ऐसा कौन सा जादू किया? मेरे बच्चे जैसे उसी की दुनिया में खो गए, जैसे कि वही उसकी असली माँ हो। जब भी मैं काम से आता, मुझे एहसास होता कि मेरे बच्चे मुझसे दूर होते जा रहे हैं। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई, मैं अपने बच्चों की नैनी को घर से निकाल दिया, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। बच्चों के साथ साथ मेरी माँ भी भड़क गई
और इसीलिए पूरा मामला संभालने के लिए मैंने जिया से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। मुझे पूरा यकीन है इस 1 साल के दौरान इस लड़की को मैं अपने घुटनों में लेकर आऊंगा। बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उन्हें संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम दोनों के अलावा और किसी को मालूम नहीं। जिया को डरा धमकाकर मैंने उसे राजी कर लिया, लेकिन शादी की असली वजह वह नहीं है। जब भी वो मेरे करीब आती है मैं खुद पर से काबू खो बैठता हूँ। अभी पहली पत्नी सुनैना से ही प्यार करता हूँ और यह लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं, बस उसे अपने दिमाग से निकालना चाहता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है मुझे उससे दूर रहना होगा। जब तक सुबह उठकर मैं बाहर आया वो बच्चों के साथ खेल रही थी। मेरे दोनों बच्चों के साथ उसे देखकर मैं मंत्र मुग्ध होकर उसकी ओर देख रहा था। उसे देखते ही फिर से मेरे अंदर जज्बात भड़कने लगे। जितना मैं उसे किस करता हूँ उतना उसे और चूमने का मन करता है, लेकिन फिलहाल मुझे दूर जाना होगा। मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ, मैंने कहा, जिससे जिया मुझे देखने लगी। ठीक है, वो कही, मैं सब संभाल लूंगी। मैं यहाँ से जाने ही वाला था, फिर याद आया मैं अपने बच्चों को किस नहीं किया। मैं बच्चों को गुड बाय करना भूल गया। इससे पहले कि जिया कोई प्रतिक्रिया दिखाती मैं अपना सर झुकाया और बच्चों को चूमा, फिर सीधा खड़ा हो गया और अपने फैसले पर अफसोस करने लगा, क्योंकि अब जिया की खुशबू मेरे नाक में भर चुकी थी। 1 हफ्ते बाद जब मैं अपनी ट्रिप से वापस आया, देखा वो मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं सीधे बच्चों के पास चलकर आया, उसे अपने गले लगाकर चूमा। बच्चे कैसे हो, मैं पूछा। बच्चे मुझे देखकर चहकने लगे। फिर मैं अपना पूरा ध्यान जिया पर दिया। उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों को चूमा। आखिरकार मैं सीधा हुआ। वह बड़े सदमे के साथ मुझे देख रही थी। तुमने यह क्यों? इससे पहले कि वह अपने वाक्य को पूरा कर पाती मैं अपनी उंगली उसके होठों पर रखा और उसे देखकर फ्लर्ट करने के अंदाज से एक मुस्कान दिया। डार्लिंग, तुमने मुझे मिस किया। उसे देखकर लगा जैसे काटो तो खून नहीं। मैं उसे अपने करीब खींचा, अपने होठ उसके कान के पास लेकर आया। सामने नौकरानी खड़ी थी। हमें एक अच्छे कपल का नाटक करना है, याद है ना? मैंने कहा। क्या नौकरानी खड़े खड़े हमें चूमते हुए देखे, यह जरूरी है? वह गुस्से से फुफकारी। स्वीटहार्ट, मैं प्यार से मुस्कुराया। पूरे 1 हफ्ते नहीं था। क्या तुमने मुझे थोड़ा भी मिस नहीं किया? मैंने देखा तो उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे। हाँ, तुम्हें इतना मिस की मैं रात को सो नहीं पाई। वह ताना मारी। चलो, अच्छे से सीख रही हो, मैंने कहा। मैं पूरे 1 हफ्ते यहाँ नहीं था। यह कहना झूठ होगा कि मैं उसे मिस नहीं किया। यह लड़की मेरे दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही है। जितना मैं कोशिश करता हूँ उतना मैं खुद को उसी के बारे में सोचता हुआ पाता हूँ। मैं इस बात से अब इनकार नहीं कर सकता कि मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ। यह तब से शुरू होता है जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। शादी से वह रिश्ता और मजबूत होने लगा और उसे चूमकर जरूरत और बढ़ जाती। वह अपना नर्म हिस्सा बस बच्चों को दिखाती है, बच्चों को देखकर मुस्कुराती है, जिससे मैं उसे जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। मैंने फैसला किया मुझे अपने बच्चों को करीब करना होगा ताकि मैं उसके करीब रह सकूं। अब जब दुनिया की नजर में वह मेरी पत्नी बन गई है तो मैं दूसरी औरत के बारे में भी नहीं सोच सकता। यह जिया का अपमान होगा। सुनैना को गुजरे हुए 9 महीने हो गए हैं और मेरे दिमाग जिया कब्जा कर रही है, जो अब मेरी पत्नी है, कॉन्ट्रैक्ट की पत्नी। मेरा अहंकार आरे आ रहा है। मैं ऐसा घटिया आदमी नहीं हूँ कि अपनी पहली पत्नी को दगा दूं। भले ही अब वह इस दुनिया में नहीं रही, पर मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। मैंने सोचा कि अब मुझे गेम खेलना होगा, आगे की योजना बनानी होगी ताकि मैं खुद को लड़खड़ाने से बचा सकूं। कहानी जिया की जुबानी। मैं अपने कमरे में आ गई। 7 दिन से ऋषभ घर पर नहीं था। मैं आराम से थी बच्चों के साथ और तभी वो बेवकूफ आ गया और मुझे चूमने लगा। मैं बेहद गुस्से में थी, पर जैसे ही मैं आकर कपड़े बदलने गई मैं बिल्कुल चौंक गई। मेरा सामान वहाँ पर नहीं था। जब मैं नौकरानी को बुलाई उसने कहा कि मेरा सारा सामान ऋषभ के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर वह खुद को समझता क्या है? मैं जल्दी से उसके कमरे के पास गई, एक पल को रुक गई और फिर दरवाजा खोला। मैं अपनी जगह पर जम गई जब देखा ऋषभ बाथरूम के बाहर निकल रहा था। कुछ नहीं, बस एक टॉवल अपने कमर पर लपेटा हुआ था। एक पल को मेरी सांस रुक गई थी। दिल धड़कना भूल गया था। दिमाग काम करना कुछ पल के लिए भूल गया। पत्नी, क्या देख रही हो? उसकी आवाज से मैं होश में आई। आखिर तुमने क्या किया? मैंने मांग की। मैं नहाने के लुत्फ उठा रहा था। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, मैं यह नहीं पूछ रही। आखिर तुम्हारी योजना क्या है? मैंने पूछा। बस मैं बिस्तर में जाकर सोना चाहता हूँ, उसने कहा। अब मैं अपना दिमाग ठंडा नहीं रख पा रही थी। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। नाटक मत करो, अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं गुस्से से कही, किस बारे में मुझे बताओ। उसने पूछा, मेरा सारा सामान तुम्हारे कमरे में क्यों शिफ्ट कर दिया गया? मैं उससे पूछी, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हम पति पत्नी हैं और पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही जगह को शेयर करते हैं, उसने कहा।
मैं विरोध करने के लिए मुंह खोली, लेकिन क्या जिया, मेरी माँ यहाँ पर आकर रह रही है, क्या तुम चाहती हो उसे पता लग जाए कि हमारी शादी एक दिखावा है? उसने कहा। और माँ यहाँ पर कितने दिन रहने वाली है? मैं पूछी। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। मैं माँ को भगा नहीं सकता, वो रहने आई है तो, वह बोला। मैंने देखा कुछ पानी की बूंदें उसके गीले बाल से टपक कर उसके गर्दन तक आई, उसके कॉलर बोन और उसके बाद उसके और नीचे गिरी। मैं निगलने लगी कि कितना हॉट है। मेरा दिमाग चीख रहा था, देखो जब तक माँ यहाँ पर है तुम्हें मेरे कमरे में रहना होगा, उसने ऐलान किया। ठीक है। मैं सांस छोड़ी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे कमरे में सोफा क्यों नहीं है? मैंने सवाल किया। मुझे खुला जगह पसंद है और मुझे सोफे पर नहीं बल्कि बिस्तर पर सोना पसंद है, वह अपने बड़े बिस्तर को दिखाता हुआ कहा। अब तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि हमें बेड शेयर करना होगा, सही कहा ना? मैं पूछी। बेड मैं शेयर कर रहा हूँ, वह प्यारी सी मुस्कान देकर कहा। क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए मैं अपने बिस्तर पर तुम्हें सोने को दे रहा हूँ। तो फिर तुम कहाँ सोओगे? नीचे जमीन पर, मैं पूछी। प्यारी पत्नी, मैंने यह बिस्तर सोने के लिए खरीदा है तो जमीन पर क्यों सोऊंगा? उसने कहा। पर हम साथ में नहीं सोने वाले, मैं काफी पैनिक करते हुए कही। पर मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरा जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया। बहुत ही मुलायम आवाज थी। मैं सोचने लगी यह बातचीत गलत दिशा में जा रही है, पर अफसोस करने लगी जब उसकी आंखों में देखी। इतने करीब वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वह 2 कदम मेरे और करीब लिया और हमारे बीच की दूरी अब थोड़ी सी ही रह गई थी। वह मेरे खुले लटों को छूने लगा और मेरे कान के पीछे किया और अपना अंगूठा मेरे गाल में चलाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे गर्दन और कॉलर बोन तक अपनी उंगलियों को लेकर आया। मुझे पता था मुझे उसे रोकना होगा, पर मैं बिल्कुल सम्मोहित हो गई थी उसके स्पर्श से। वह अपना काम धीरे धीरे जारी रखा, अपनी उंगलियों से मेरे कंधे को छू रहा था। धीरे धीरे मेरे हाथ तक आ गया और मेरे छोटे हाथों को अपने बड़े हाथों से पकड़ लिया। मेरे हाथों को हल्का हंसा चूमा जिससे मैं अंदर तक पिघलने लगी थी। मुझे सच में रुकना होगा, ये हम गलत दिशा में जा रहे हैं। पर मैं और थोड़ी देर रुकना चाहती थी, उसके स्पर्श को महसूस करना चाहती थी। तुम्हें पता है जिया, वो काफी नर्म और लुभावनी आवाज में कहा, जैसे कि वह खुद ही कोई शैतान हो। मैं तुम्हारी आंखों में डूबता जा रहा हूँ। मुझे वह एहसास बहुत पसंद है जब मैं अपने हाथों को तुम्हारे गाल पर रखता हूँ, वह जारी रखा जब अपने हाथ से मेरे गालों को सहलाने लगा। एक अंगूठी से मेरे होठों को हल्का हल्का रगड़ रहा था। तुम्हारे होंठ, जब भी मैं तुम्हारे नर्म होठों को देखता हूँ मुझे उसका स्वाद लेने का मन करता है और हल्का सा चिढ़ाने का भी। वह धीरे से अपना सर नीचे किया और मेरी खुशबू को लेने लगा। एक छोटी सी किस मेरे होठों पर की। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी इच्छाएं जाग जाती है। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, चूमना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास करो, जब मैंने कहा मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता। अगर कोई और होता अब तक मैं उसे पिटाई लगाती। फिलहाल मुझे लग रहा था कोई मुझ पर जादू टोना कर दिया हो। तो मेरी प्यारी पत्नी, चलो आज रात बिस्तर शेयर करते हैं। यह शब्द कहे ऐसा लगा एक बाल्टी ठंडा पानी कोई मेरे ऊपर डालकर उस सम्मोहन को तोड़ दिया। अपने हाथों को उसके पकड़ से छुड़ा ली और उसके सीने में हाथ रखकर उसे पीछे झक्का दिया ताकि हमारे बीच में थोड़ी दूरी बने। हाँ, तुम्हारे सपनों में, मैंने कहा। देखो, मेरे कहने का मतलब है चलो साथ में सोते हैं। सोना मतलब नींद लेना, उसने सफाई दी। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा था प्यारी पत्नी? मैं अपना मुंह खोली फिर बंद किया जैसे कि मछली हूँ। इससे पहले इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी। क्या सोने से पहले कुछ करना है? वह मेरे कानों में फुसफुसाया और एक कुटिल मुस्कान देने लगा। तो यह मेरे साथ गेम खेल रहा है। मुझे एहसास हुआ, उफ, तुम्हारा ऑफर चाहे कितना भी लुभावना क्यों ना हो, पर मुझे शौक नहीं है। मैं उसे टेढ़ा जवाब दी। मुझे माफ करना। हालांकि मैं अंदर से उलझी हुई थी। वह अपने बाजू सीने के सामने मोड़ लिया। अगर तुम जमीन पर सोना चाहती हो तो सो सकती हो, पर मैं बिस्तर पर ही सोऊंगा और तुम मेरे साथ सोओगी तो घबराना मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने कहा। ठीक है, मैंने कहा, जब और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, अब सब सुलझ गया है तो मैं सोने जाता हूँ, वह कहा। मैं उसे देखी। क्या तुम ऐसे ही सोओगे? ऐसे ही, वह पूछा। मेरा मतलब बिना कुछ पहने, मैं कही। क्यों, मैं तो एक टॉवल पहना हुआ हूँ, उसने जवाब दिया। बेवकूफ आदमी, अगर टॉवल खुल जाए तो? बुरा मत मानो तो कुछ कपड़े से अपने शरीर को ढक लो, मैं कही। अगर ऐसा ना करूं तो? आखिर मेरा कमरा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, उसने कहा। घमंडी इंसान कहीं का, मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। हाँ, तुम्हारा कमरा है तो तुम बिना कुछ पहने ही नंगे सो जाओ, मैं कही। वह मुड़कर काफी कुटिल मुस्कान देते हुए मुझे देखने लगा, जैसे कि एक शिकारी शिकार के लिए तैयार हो रहा हो। मुझे अपने करीब खींच लिया, अपने होठों को मेरे कान के बेहद करीब लेकर आया और फिर जारी रखा। हाँ, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ।
अगर पहले मेरा चेहरा गुलाबी था तो अब टमाटर की तरह लाल हो गया जब उसकी उलंग तस्वीर मेरा दिमाग मुझे दिखाने लगी। क्या तुम भी ऐसा सोना चाहोगी? वो अपने चेहरे को मेरे बेहद करीब लाकर पूछा। सदमे से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पर मैं बस छुट्टियों के दिन में ऐसा करता हूँ और आज वह दिन नहीं है तो छुट्टी का इंतजार करते हैं, कहकर उसने आंख मारी। निर्लज कहीं के मेरे मुंह से निकला। वह जोर जोर से हंसने लगा। वह डेविल हंस रहा था और मैं अपने होंठ काटने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था हम दोनों इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे थे। फिर मेरे चेहरे पर हंसी गायब हो गई जब एहसास हुआ मुझे उससे दूरी बनानी होगी। यह बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को झुकाना चाहते थे, इसलिए उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की है। यह सब कुछ उसकी एक चाल है। मैं बिस्तर पर आकर तकिए की एक दीवार खड़ी कर दी। मेरे साइड में आने की हिम्मत मत करना। जैसे ही मैं कही वह मेरी ओर पलटा। तुम्हें पता नहीं मैं कितना यह करने को मरा जा रहा हूँ, उसने कहा। ओ शिट, मैं तुरंत दूसरी ओर मुड़ गई। मुझे मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। गुड नाइट पत्नी, कहकर वो हंसने लगा। कहानी ऋषभ की जुबानी। सुबह जब मेरी आंख खुली जिस नजारे ने मेरा स्वागत किया, मैं एक छोटी सी मुस्कान लाकर उसे देख रहा था। मेरी दुल्हन, मेरी अनछुई दुल्हन। मेरा दिमाग मुझे याद दिलाने लगा। मैं पहला कदम उठा चुका था। उसे अपने कमरे के अंदर ले आया। जल्दी मुझे अपनी दूसरी चाल चलनी होगी। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और उसके खुले लटों को उसके कान के पीछे किया। मैं बड़े प्यार से उसके गाल को चूमा। कितना ऊष्म है। मैं उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। वो मेरे बच्चों को जितना प्यार करती है मुझे जलन होती है। एक मिनट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? अपने छोटे बच्चों से मुझे जलन हो रही है। कल रात मैंने कुछ ऐसा किया था जो पिछले 9 महीने से नहीं किया। मैं हंसा था, दिल खोल कर हंसा था। कभी सोचा नहीं था एक औरत से बातचीत इतनी मजेदार हो सकती है, आपस में बहस क्यों ना हो। कभी सोचा नहीं था मैं एक लड़की के पीछे ऐसे जाऊंगा। कहानी जिया की जुबानी। मैं मास्टर बेडरूम के बालकनी के सामने खड़ी थी। हमारी शादी को कुछ दिन हो गए थे। मुझे एक पार्टी में लेकर गया था और अपने दोस्तों से मेरी पहचान कराई। वह सबसे यही कहता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मैंने एक चीज पर गौर फरमाया, वह सबके सामने मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, चाहे वह पार्टी में अपने दोस्त हो, नौकरानी हो या फिर उसकी माँ। मुझे पत्नी होने का सम्मान देता था। अकेले कमरे में वह डेविल क्यों ना रहे और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कितनी भी करे, लेकिन सबके सामने वह कभी मेरा अपमान नहीं किया। हाँ, कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगता था कि यह उसका नाटक है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी जिससे मैं अपने ध्यान से वापस आई। मुझे उसकी माँ से पता चला कि वह पहले इतना अमीर नहीं था। उसने बहुत मेहनत से अपने कारोबार को खड़ा किया। मैंने सोचा था वह चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बिगड़ा हुआ इंसान नहीं था। उसके बारे में मेरी सोच गलत साबित हुई थी कि वह घमंडी और अकड़ू इंसान है। अपने पिता को खोने के बाद वह बहुत कम उम्र में उसने अपने अंपायर को खड़ा किया। मैं समझ सकती हूँ किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, क्योंकि मैं भी बचपन में अपने पापा को खो बैठी थी और यह तो अपने पापा के साथ साथ अपनी पत्नी को भी खो बैठा। मुझे उसके बच्चों के लिए दुख होता है जो इतने कम उम्र में अपनी माँ को खो बैठे। बस उसके बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव कर बैठी थी। मुझे नहीं पता था 1 साल बाद जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। कमरे के अंदर कुछ आवाज आई जिससे मैं बैल्कनी से बेडरूम के अंदर झांक कर देखी और जो पाया मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऋषभ अपनी मरी हुई पत्नी सुनैना की तस्वीर के सामने खड़ा था जो बेडरूम पर लगी हुई थी और उससे बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ मैं कमरे के अंदर आई हूँ, वहाँ से आ गया और मुझे बालकनी में लेकर आया। खड़ी खड़ी चांद को देख रही हो? वह पूछा। हाँ, यह बहुत खूबसूरत है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं कही, हाँ बताओ, क्या पूछना चाहती हो? वह कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो एक चीज बदलने का, तुम क्या बदलना चाहोगे? मैं पूछी। उसने कहा, जिस दिन सुनैना पार्टी के लिए कार से निकली थी मैं उसे रोकूंगा तो उसका वह एक्सीडेंट नहीं होगा। बालकनी में बिल्कुल शांति फैल गई। तो उसके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक पल को मुझे ऐसा लगा मेरे सीने में भारी दर्द होने लगा। अगर सुनैना जिंदा होती तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं अपने दिल को और चोट पहुँचने नहीं दे सकती। मैं खुद को समझाने लगी, पर मैं समय को बदल नहीं सकता। मेरी क्षमता से बाहर है
और तुम्हारे बारे में क्या? वह अचानक से पूछा। अगर तुम्हारे पास ताकत हो तो तुम क्या बदलना चाहोगी? मैं काफी उदासी के साथ चांद को देख रही थी। मैं यह बदलाव चाहूंगी कि अचानक से मैं बीच में रुक गई। क्या बदलना चाहती हो? वो दोबारा से पूछा। मैं गहरी सांस ली। उस दिन में वापस जाना चाहूंगी जिस दिन मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था और मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अगर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ती तो शायद मैं कहीं और होती। तुमने मुझे अवाक कर दिया पत्नी। वह मुस्कुरा कर कहा। तुमने ऐसा क्यों कहा पतिदेव? मैं कही। जब मैं तुमसे यह सवाल पूछा था मुझे लगा था तुम चाहती हो कि तुम यह शादी बदल दोगी, कि तुम कहोगी जिस दिन हमारी शादी हुई वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, पर तुमने ऐसा नहीं कहा। मैं उसे देखी और मेरी हंसी गायब हो गई। हाँ, मैंने यह क्यों नहीं कहा जबकि वो अभी अभी मेरा दिल दुखाया। उसने अभी अभी मुझे नहीं बल्कि सुनैना को चुना था। क्या मुझे उसके साथ रहने की आदत हो गई है? क्या मुझे इससे सुख की अनुभूति होती है? क्या तुम्हें हमारी शादी का अफसोस है जिया? वो मुझसे पूछा और मैं खुद से यह सवाल पूछने लगी। नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम यह क्यों करना चाह रही हो? वह अचानक से पूछा। उसकी दृष्टि बिल्कुल गहरी हो गई। क्या कर रही? मेरा शब्द कहीं बीच में रुक गए। उसने अपना माथा झुकाया और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। यह किस इतना खूबसूरत था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे किस का जवाब देने लगी जब वो मेरा स्वाद ले रहा था। अपने बाजुओं को मेरी कमर में मोड़ लिए, मुझे अपने करीब खींचा, अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाने लगा और किस को गहरी कर दी। मुझे पूरे गीले तरीके से चूम रहा था। मेरे होठों को अलग हो गए। मैंने अपनी उंगलियां उसके गहरे बालों में धंसा दी। उसके हर एक किस का जवाब देने लगी। मेरे उभार उसके सीने के साथ दबे हुए थे। उसके शर्ट को महसूस कर सकती थी। उस किस की गर्मी से मेरे सारे गिले शिकवे पिघलते चले गए। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब वो मुझे चूम रहा था मेरी जरूरतें बढ़ती चली गई, जैसे दुनिया में और कुछ मौजूद ही ना हो। अगर कोई मायने रखता है तो बस यह आदमी। वह बीच में रुका। अगर तुम्हें चाहिए जिया तो तुम कह दो। मैं इतना उलझी हुई थी, जरूरत इतनी ज्यादा थी कि इसका अभिप्राय समझ नहीं पाई। जब मेरी आंखें खुली, उसकी धुंधली आंखों में देखा, वह बिल्कुल अलग आदमी लग रहा था। मैं लगभग 1 मिनट के लिए अपनी सांसें खो बैठी। जिया, वह जारी रखा जब मैंने जवाब नहीं दिया। अभी मुझे अपने करीब थाम कर रखा था। अगर मैं तुम्हें इससे अधिक चूमूं तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसे देखी मेरी सांसें रुक गई। कहीं दूर मुझे एक खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी, पर मैं अपने होश कहीं खो बैठी। मैं उसके हाथ अपनी कमर में महसूस करने लगी कि वह दूर जा रहे थे। अचानक से मैं कसकर उसके कंधे को पकड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ ऋषभ। मैं सारा खतरा भूल चुकी थी। अभी मेरी जरूरतें बढ़ गई थी। वह अपना सर झुकाया और मेरे होठों पर फिर से अपने होंठ रख दिए। अब काफी जुनून के साथ वह मुझे चूम रहा था। मैं कराहने लगी सुख से। मैं उसके जागती इच्छाओं को अपने शरीर के खिलाफ महसूस कर सकती थी, जिससे मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गए थे। मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी और मेरे पैरों के बीच में महसूस कर सकती थी मेरा शरीर किस तरह से उसके चुंबन का प्रतिक्रिया कर रहा है, गर्म और गीला। अंदर जैसे आतिशबाजी फूटने लगी। महसूस हुआ उसने ब्लाउज को खींचकर नीचे किया। त्वचा में ठंडी हवा चलने लगी थी। मैं हल्के से कांप उठी, ठंड से और उन इच्छाओं से जो मेरे अंदर धधक रही थी। भूलना मत कि तुमने यह चाहा है, अब पीछे नहीं हट सकती, वो मेरे कानों में कहा। वह मुझे लेकर बिस्तर के पास आ गया। दोस्तों, जिया ने डेविल से शादी कर ली है। क्या रंग लाने वाली है इन दोनों की कहानी? क्या ये नफरत प्यार में बदल पाएगी? इसका पिछला एपिसोड मेरा डेविल बॉस मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई है। इसके आखिरी एपिसोड में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।